अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और यहाँ पर बात कर रहे हैं हम वही एक तसलसल से चला आ रहा है, वही टॉपिक है और इलेक्शन करवाने हैं, 90 दिन में करवाने थे। अब जाहिर है कि 14 मई की तारीख हमारे सामने है, लेकिन हुकूमत की जो जारहाना इनिंग्स हैं, जो पार्लियामेंट की जारहाना इनिंग्स है, उसे लग नहीं रहा कि ये फैसले पर अमल दरामद होगा। सुप्रीम है पार्लियामेंट, लेकिन सुप्रीम है कोर्ट भी, और कोर्ट भी सुप्रीम है। तो ये जो सुप्रेमेसी की जंग है, ये आखिर में जीतेगा कौन? लेकिन इस वक्त जो अलकाबात से नवाजा जा रहा है, वही एक हमें तरीका पहले भी नजर आया था जब अदम एतमाद आया था और इमरान खान साहब की हुकूमत घर गई थी। उस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मोरलेस गुफ्तगू कर रही थी, आज PMLN वाले कर रहे हैं, थोड़ा आगे जाके कर रहे हैं, क्योंकि ये मुतासर हुए हैं। एग्जैक्टली खुद कहते हैं कि हमें बराह रास्त जो जज साहिबान हैं उन्होंने हम नाअहल किया, नवाज शरीफ साहब को हटाया गया, और ये पूरी एक साजिश थी। मरियम साहबा ने मजीद इस साजिश को आज एक्सप्लेन किया है, सुन लेते हैं। 2017 और 18 में साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और जनरल फैज हमीद ने अंजाम दिया। आज वही सहूलतकारी इस बेंच ने अपने जिम्मे ले ली है और अकलियती फैसले को अक्सरियती फैसले पे मुसल्लत कर दिया। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत नहीं मान रही, हमें कह रहे हैं कि वो फैसला मानो। जी, जो सुप्रीम कोर्ट के अपने जज साहिबान जिस फैसले को नहीं मान रहे, वो हम पर कैसे मुसल्लत किया जा सकता है? ये मरियम साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी एक पोजीशन है, उसूली पोजीशन है इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की। आज एक इजलास हुआ, कल भी एक इजलास हुआ, कल एक और करारदाद पेश होने जा रही है पार्लियामेंट में। अब ये कितनी जारहाना होगी, लेकिन करारदादें हम जितनी मर्जी लाएं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको नहीं रोका जा सकता। और नहीं रोकने के लिए अगर उसको कोई रिव्यू में जाना है तो उसमें मामला क्या तावील का शिकार होगा या नहीं, इस पर भी बात करेंगे आगे जाके प्रोग्राम में। 3243 का मामला है, इस पे भी क्लैरिटी चाहिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को। और बिलावल साहब भी जाहिर है इज मैचिंग हिज वॉइस विद PDMs, वो क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुन लेते हैं। इन्हीं अदालतों की तरफ से कायदे अवाम को फांसी पे चढ़ाया गया, इनमें इतना शर्म नहीं है। इनमें किसी जज में, किसी चीफ जस्टिस में 1970 से लेके आज तक किसी को यह ख्याल नहीं आया। पूरे पाकिस्तान को वो लेक्चर्स देते हैं कि कौन करप्ट है, कौन करप्ट नहीं है, कौन सिसिलियन माफिया है, कौन सिसिलियन माफिया नहीं है। किधर आके हमारे लारकानों के जजेस को थप्पड़ मारते हैं। खुद जब कोई मौका होता है, मतलब मौजूदा जो चीफ जस्टिस है, वो चीफ जस्टिस जब लाहौर हाई कोर्ट था तो उसने सारे छोटे सूबों के राय पे को नजरअंदाज करके काले डैम बनाने का फैसला। इंसाफ के मुतासरीन में बिलावल भुट्टो साहब भी हैं और मुनवासे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के। आज उन्होंने कहा मैं अपने नाना को इंसाफ नहीं दिला सका, मैं अपनी माँ को इंसाफ नहीं दिला सका, माँ के कातिलों को कटहरे में नहीं ला सका। ये अदलिया ने हमारे साथ बड़ा अनफेयर एक रवैया रखा हुआ है। 12 साल से एक रिव्यू के लिए मामला गया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स इस पर डिसाइड करे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो फांसी थी, जो कि पर्सनल लेवल पर और मीडिया के लेवल पर ये बात आया हो चुकी है, उसको वो इन राइटिंग चाहते हैं, लेकिन अब तक वहाँ पर कोई मामला नहीं चला है। मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं पख्तूनख्वा के तैमूर खान झगड़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक। बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, क्योंकि अब ये मामला ये है कि आपको याद होगा जब कासिम सूरी साहब ने अदम एतमाद की जो तहरीक थी उसको पेश करने से पहले जो स्ट्राइक डाउन कर दिया था और उस पर ये प्ली लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट के 13 मेंबर्स ने ये फैसला किया था, उनमें से 11 ने फैसला किया था कि दिस इज सुओ मोटो मेंटेनेबल। सो उस वक्त यही प्ली इनकी थी कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे जब कोई प्रोसीडिंग हो रही है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। रात को 12 बजे अदालतें क्यों खुल गई? बट आज अगर हम थोड़ी सी कोई टर्न कर दें पोजीशन, फ्लिप साइड पे देखें, तो आज आप उस तरफ खड़े हैं और ये इस तरफ खड़े हैं। आपकी भी अब यही प्ली थी जिसकी बुनियाद पर आपने पिटीशन दायर की थी। अब इलेक्शन कमीशन ने आज शेड्यूल तो जारी कर दिया है, दैट सीम्स स्मूथ, बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द चेंज ऑफ पोजीशन। जी, व्हाट डू यू वांट मी टू से? स्पेसिफिक सवाल क्या है? नहीं, वो कासिम सूरी साहब का मामले में हमने कहा था ये पार्लियामेंट में जो फ्लोर पे प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट जी कासिम सूरी साहब का डिसीजन अगर हमें पसंद नहीं था, ये बात जो है वो डिनाई नहीं की जा सकती कि उस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का क्राइसिस था।
वो सुप्रीम कोर्ट गया और इत्तेफाकन यही 3 जजेस और इन्हीं 3 जजेस के वोट मिला के इस हुकूमत को एक फैसला मिला जिसकी वजह से वो आज हुकूमत में। आज भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और माजरत के साथ जो भी 4-3 की बात होती है, बेंचेस की बात होती है, प्रोसेसेस प्रोसीजर्स की बात होती है कि केस कहाँ पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सवाल एक ही है सना, सवाल ये है कि जब कोई असेंबली तोड़ी जाए तो इलेक्शंस 90 दिन में होने चाहिए या नहीं, और अगर होने चाहिए तो फिर माजरत के साथ ये बाकी सारी बातें जो है ये सेकेंडरी है। और इसका लिटमस टेस्ट ये भी हो सकता है सना, आप आराम से सिर्फ जैसे आपने ही कहा ये पोजीशंस फ्लिप कर दें और सोच लें कि यही पीडीएम की पार्टियां ऑपोजिशन में होती तो क्या इनका ये स्टांस होता जो आज है। और अगर आज नहीं है देन लेट्स बी क्लियर, हमारी एक फ्रैजाइल डेमोक्रेसी है, एक इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी है और सियासत में अनफॉर्चुनेटली लोग अपने स्टांसेस बदलते रहते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं बदलने चाहिए कि जो कि जमहूरियत की बुनियाद है, आइन की बुनियाद है। आर्टिकल 2A में लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कि अगर पाकिस्तान में हुकूमत होगी तो वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की होगी। इलेक्शन 90 दिन में तो होने थे ना, अगर 4-3 का बेंच होता, अगर 15 का बेंच होता, अगर 13 का बेंच होता, और अनफॉर्चुनेटली आइन की वो शिक ये तोड़ चुके हैं। अभी तो हम डैमेज कंट्रोल में, लेकिन अफसोस के साथ जिन पार्टियों ने ये आइन बनाया आज वो सिर्फ वोट के डर से उस आइन को तोड़ रहे हैं। अपने बुजुर्गों की जिसके नाम पे वो सियासत करते हैं उनके, वो अंग्रेजी में नहीं कहते they'll be rolling in their graves, तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। अच्छा जगड़ा साहब ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि पंजाब असेंबली में तहलील हुई थी, असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर उस वक्त जो थे परवेज इलाही साहब, उसके बाद ज़ाहिर गवर्नर ने साइन नहीं किए थे, पंजाब के पलीगुर रहमान साहब ने नहीं साइन किए थी उस समरी पर, और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा एग्जैक्टली दी ऑपोजिट के वो डेट अनाउंस नहीं करने की जरूरत थी, उन्होंने समरी भेजी, आपके महमूद खान साहब ने, वो जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने फौरी तौर पर उसको साइन कर दिया। सो नाउ डेट देने की हद तक अब आप ये क्या समझते हैं कि कोर्ट ऑर्डर करेगी, अगर आप एक पिटीशन दायर भी कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो ये कोर्ट ऑर्डर जो देगी वो किसको देगी, गवर्नर को बुला के देगी, या आपको लगता है कि फिर सदर साहब इसमें इंटरवीन करेंगे, या इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ दिया जाएगा मामला कि वो डेट दे दें? व्हाट डू यू थिंक शुड हैपन एंड व्हाट इज योर बेस्ट पोजीशन इन दिस? मामला एग्जैक्टली वही है जो पंजाब का है, आज से कुछ दिन पहले नहीं था, लेकिन आज वही मामला है जो पंजाब का था जब पिटीशन दायर हुई थी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में भी पंजाब के बाद गवर्नर ने खत लिखा इलेक्शन कमीशन को कि मैं चाहता हूं कि पंजाब की तरह 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो, और इलेक्शन कमीशन ने आज से शायद 6 दिन पहले नोटिफाई कर दिया, जिस वजह से केस में शायद फैसला नहीं हुआ, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा ताज्जुब हुआ था कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम इस पिटीशन में था। वो वजह ये थी, और ये डिसीजन के गालिबन 11वें पैराग्राफ में लिखा है कि जो गवर्नर के वकील थे उन्होंने शायद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से गवर्नर को रिप्रेजेंट करने से केस में माजरत कर दी थी आखिरी मिनट पे, और कानूनी कोई जो है वो ऑब्लिगेशन होगी कि जब तक यू डोंट हैव द राइट टू बी हर्ड वो डिसीजन ना ले, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने शायद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए आप अलहदा पिटीशन डाल दें ताकि उसका फैसला हो जाए, और वो पिटीशन इंशाल्लाह कल सुबह डाल दी जाएगी। अच्छा, ये जो फ्रेश पिटीशन जाएगी अगेन, इस पे आप जाहिर है इट वोंट बी अ सुओ मोटो, इट वोंट बी अ कंटिन्यूएशन, सो इट विल बी अ फ्रेश पिटीशन। अब इस पे लार्जर बेंच बैठेगा, आपकी नजर में व्हाट वुड बी गैर मुतनाज़े मामला कैसे हो सकता है, एंड वुड दे ट्रीट इट लाइक अ फ्रेश पिटीशन, और उसमें 184(3) का जो फैसला है जस्टिस काजी फायज़ ईसा का वो अप्लाई करेगा, नहीं अप्लाई करेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं अबूरी फैसला है, हतमी फैसला नहीं है, लेकिन 6 मेंबर बेंच का डिसीजन भी दे देता है, तो कुछ मामला कॉम्प्लिकेटेड है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन एंड व्हाट डू यू थिंक शुड हैपन? जी सर, व्हाट शुड हैपन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या होना चाहिए था? आज 82 दिन हो गए खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की तहलील को। जब गवर्नर ने उसको साइन कर दिया तो उसका मतलब कि जो तहलील की कंडीशनैलिटी होती है, और वो कंडीशनैलिटी सिर्फ एक ही होती है कि वो तहलील होती है ताकि 90 दिन में इलेक्शन हो, वो तो अभी पूरी नहीं हुई। तो होना तो ये चाहिए था कि अगले दिन गवर्नर डेट दे और इलेक्शन सेट हुआ हो, और आज खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अगर इलेक्शन ना हुआ हो तो आज से 1 हफ्ते बाद वो इलेक्शन हो रहा हो।
हुआ नहीं। वो ना अभी यही चाहिए, एज आई सेड, मैं बेंच का ना मुझे परवाह है, ना मुझे फिक्र है, ना मेरा मकाम है कि मैं कहूं कि कौन से जज बैठे या ना बैठे। मेरा काम एज अ फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव एंड एज अ सिटीजन ऑफ पख्तूनख्वा एंड ऑफ पाकिस्तान वो ये है कि हमें इलेक्शन की डेट मिले, और अगर आइन फॉलो नहीं हो रहा, अगर इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आइन की बुनियाद को फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में जो भी बेंच बैठे लाजिम है उन पे कि वो आइन की दिफा करे, और वो आइन की दिफा इलेक्शन। अच्छा, मेरी एक बात अगर ले लें, सॉरी तैमूर साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक मेरी बात अगर आप ले लें, क्योंकि मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर सपोजिंग अगर ये मेजॉरिटी ये फैसला करती है कि फिर दे गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, जिसमें ये कहा गया था कि ये मेंटेनेबल नहीं है, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, पेशावर हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है, लेट्स गो बैक टू पंजाब और देखते हैं जी वो भी गलत हुआ है, ये भी गलत हुआ है, तो कोई रिव्यू में अगर आपको लगता है खैबर पख्तूनख्वा पे कोई डिफरेंट फैसला आ गया, अगर मेजॉरिटी ने कह दिया कि मेंटेनेबल ही नहीं है केस, या इसको हाई कोर्ट पहले डील कर ले फिर हमारे पास आए, तो आपको क्या लगता है कि फिर वो बाइंडिंग होगा पंजाब पर भी, या डिफरेंट सर्कमस्टांसेस विल फॉलो फॉर बोथ प्रोविंसेस? सना, पहले तो फर्क होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों जो है वो एग्जैक्टली सेम मामले हैं जहां पे सूबाई असेंबली तहलील हुई है। लेकिन अगर आप देखें, मेरे ख्याल में जिस वजह से केस अलहदा भी किया गया, देखें पाकिस्तान एक वफाक है, फेडरेशन। लोग समझते हैं कि फेडरेशन का मतलब कि सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, जबकि मतलब एग्जैक्टली द ऑपोजिट होता है। फेडरेशन का मतलब कि जो फेडरेशन के टुकड़े होते हैं उनके पास बहुत हद तक अपनी खुद मुख्तारी होती है। तो इन दैट सेंस अगर आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा का केस, पंजाब का केस थियोरेटिकली इंडिपेंडेंट है, प्रैक्टिकली उनको एक ही आइन गवर्न करता है जिसमें लिखा है कि जब असेंबली तहलील होगी तो 90 दिन बाद इलेक्शन होना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर इसी जजमेंट में फैसला दिया जाता तो फायदा यह हो सकता था कि थियोरेटिकली इलेक्शन एक ही दिन पे हो सकते थे, लेकिन अभी अगर लेट्स से कि आज से हफ्ता लगे फैसले में, तो शायद वही हफ्ता हो पंजाब की डेट में, खैबर पख्तूनख्वा की डेट में। इसमें भी कोई जो है वो घबराहट की जरूरत मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं होनी चाहिए। देखें, अगर अल्टीमेटली हमारा एक मुल्क है जिसके 4 हिस्से हैं, और वो 4 हिस्से पाकिस्तान के आइन के फ्रेमवर्क के तहत खुद मुख्तार है, तो फिर एट सम पॉइंट, जैसे इंडिया में होता है, जैसे कनाडा में होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है, जैसे हर वेस्टमिंस्टर स्टाइल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो एक फेडरल सेटअप के तहत लाया गया होता है, किसी ना किसी दिन सूबों में इलेक्शन अलहदा होंगे। अगर ये आर्ग्यूमेंट है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स है वो न्यूट्रल होंगी तो इलेक्शन बेहतर होंगे, माजरत के साथ जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट्स हैं, इससे तो बेहतर है कि पीएमएलएन की अपनी गवर्नमेंट्स बैठी हों और वो इलेक्शन कराएं। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, बल्कि शायद चूंकि वो मंजे हुए सियासतदान है, थोड़ी सी शर्म हया की वजह से थोड़ी सी रिगिंग शिगिंग काम करें। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा प्रायोरिटी है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन क्या पंजाब में खुश हो जाएंगे अगर खैबर पख्तूनख्वा का मामला नहीं भी रिजॉल्व होता, अनकरीब नहीं रिजॉल्व होता, तो पंजाब इज गुड इनफ? नो, नहीं, मेरे ख्याल में सना, इन आवर नेशनल डिस्कोर्स, हमारे जो कौमी डिस्कशन के दायरे में हमेशा पंजाब या बड़े शहर एक प्रायोरिटी रहे हैं। ये एक हद तक एक नेचुरल भी है, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन एक वफाक होने के नाते खैबर पख्तूनख्वा भी उतना ज़रूरी है, बलोचिस्तान भी उतना ज़रूरी है, इवन आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने पंजाब या कराची हो। शायद मीडिया पे टाइम कम मिले, शायद नेशनल इम्पैक्ट उन इलेक्शंस का थोड़ा सा कम हो, लेकिन यही वही वजह है पाकिस्तान के एक वफाक होने की कि जो वफाक के छोटे हिस्से हैं, शायद मीडिया स्पेस में नहीं, लेकिन ओवरऑल उन हिस्सों की अपनी पर्सपेक्टिव से वो उतना ही जरूरी है पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के लिए, पाकिस्तान की बुनियाद होने के लिए, जितना पंजाब है। और ये गलती हम एक बार कर चुके हैं बाय प्रिज्यूमिंग फॉर 24 ईयर्स के मुल्क का एक हिस्सा बंगाल उतना जरूरी नहीं है जितना दूसरा हिस्सा था। हमने अपने मुल्क को आधा कर दिया। अब ये वो पाकिस्तान तो नहीं रहा, मैं ये नहीं कर रहा कि वो थ्रेट है, लेकिन उससे हमें ये सबक जरूर सीखना चाहिए कि पाकिस्तान की मजबूती, पाकिस्तान के वफाकी नेचर को मानना है, उससे भागना नहीं है।
ओके परफेक्ट, थैंक यू झगड़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई वुड लाइक टू हैव थोड़ा सा और सवालात थे लेकिन वक्त की कमी है, तो ज्वाइनिंग अस इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं। बहुत शुक्रिया आपका JUIF से ताल्लुक है। मुर्तज़ा साहब, ये 11वां पैराग्राफ अब जैसे पॉइंट आउट किया है जो इस फैसले का आया है उसमें लिखा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से खैबर पख्तूनख्वा का मामला इस फैसले में नहीं है। अब इस फैसले में क्योंकि इसको आपने मेंटेन किया था कि आप ये समझते हैं फैसला पढ़ने के बाद जो पिछला फैसला था 3-2 का, आप उससे एग्री कर रहे थे कि फैसला तो 3-2 का ही है, 4-3 का नहीं है, ये आपकी इंडिपेंडेंट पोजीशन रही है। अब आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये हुकूमत कह रही है कि ये अक़लियती मामला है, अक़लियती फैसला है, तो खैबर पख्तूनख्वा में इसको रीडू किया जा सकता है क्या जो पंजाब में हो चुका है लीगली? अगर खैबर पख्तूनख्वा में मेजॉरिटी ये कहती है कि जाएं जी पेशावर हाईकोर्ट का इंतजार कर लें, तो क्या कुछ मामला पंजाब में भी बैक ट्रैक हो सकता है? क्या इस पर कोई बात हुई है इजलास में सर? मुर्तज़ा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ हैं और हमें निहाल हाशमी भी ज्वाइन करेंगे। एक बहुत लीगल मामला भी है लेकिन पॉलिटिकल मामला भी है। ये जो जारहाना इनिंग्स है इससे हमें कोई मजीद बहरान का सामना होगा क्या? ये बहरान कभी सिमटने में आएगा? लेट्स नॉट फॉरगेट कि मईशत इज़ अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन अगर तो ये अक़लियती फैसला है जो कि हुकूमत की पोजीशन है मान लिया जाता है, तो फिर अगर खैबर पख्तूनख्वा में मेजॉरिटी डिसीजन आता है तो इस अक़लियती फैसले की बुनियाद हिलेगी या नहीं? इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू गूंज। और इस वक्त हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है कामरान मुर्तज़ा साहब और हमारे साथ मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब PMLN से। बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का, आपने वक्त निकाला। मैं सर 2 असेंबलियां टूटी, एक का फैसला आ गया है, वो क्यों टूटी इस पर कोई बात नहीं होगी। जैसे अथर वल्ला के कमेंट्स हैव गॉन इनटू द वेस्ट पेपर बास्केट, इस पर तो बात नहीं होगी कि कौन सा आइन को सपोर्ट करने के लिए ये इक़दाम उठाया गया था और ये जो ज़िद है इसके हवाले से इसको मजीद फैसिलिटेट किया है, ज़िद को नई जान बख्शी है। लेकिन आज इमरान खान साहब ने भी जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने यही कहा है कि अगर ये मुझे कोई रोड मैप दे देते हैं तो मैं अक्टूबर तक इंतजार कर सकता हूँ, विच इज़ आई थिंक अ ग्रेट स्टेपिंग स्टोन इन खान साहब लाइफ के। उन्होंने कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं अगर आपसे शुरू कर लूँ तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा वाला मामला नहीं इसमें हुआ, जिस तरह झगड़ा साहब कह रहे थे कि 11th पैराग्राफ जो है फैसले का उसमें ये कहा गया है कि जो उनके वकील हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से स्टेप असाइड हो गए और उन्होंने कहा मैं नहीं सुन सकता। अब ये फ्रेश पिटिशन जो दायर होगी, क्या हो सकता है इसमें एक गैर मुतनाज़े बेंच तश्कील दिया जाए और शायद इसको फिर नॉकडाउन ही कर दिया जाए कि ये मेंटेनेबल नहीं है, पेशावर हाई कोर्ट से फैसला ले लें? आपको इस वक्त क्या सूरत नजर आ रही? प्लस पार्लियामेंट के इजलास से आप होकर आ रहे हैं, जरा फरमाइएगा वहाँ पे क्या व्हाट इज द मेजॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू? पहली बात तो आपने कहा कि वो पैरा 11 वाली इस जजमेंट की, तो वो वकील मैं ही था जिसने कहा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हुआ ये कि हम 3 वकील नाइक साहब, शेख अकरम साहब और मैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से पेश हो रहे थे। शेख साहब नून लीग की तरफ से, फारूक नाइक साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से, मैं JUI की तरफ से। साथ ही मैंने पावर फाइल किया हुआ था अपना खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब की तरफ से। अच्छा, उन्होंने डिसाइड, जब हमने नो कॉन्फिडेंस किया, या हमने तो खैर नहीं, हमारी पार्टीज़ ने जो नो कॉन्फिडेंस किया, तो वो नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में उन्होंने कहा कि जी हम आपको नहीं सुनेंगे। अब जब हमको नहीं सुनना, यानी फारूक नाइक को भी नहीं सुनना, शेख साहब को भी नहीं सुनना, कामरान को भी नहीं सुनना, तो फिर मैंने कहा कि हमारा तो एक स्टांस आ चुका है, हमने एक पोजीशन ले चुके हैं। तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर की पोजीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्लॉट है उनकी, तो उसमें मैं अगर पेश होता हूँ और मैं अपनी पार्टी का भी पाबंद हूँ तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा कि मुझे जो है ना वकालतनामा विड्रॉ कर लेने दीजिए। वकालतनामा विड्रॉ हो गया, तो उन्होंने इस फैसले के मुताबिक उन्होंने कहा कि जी चूँकि जो है वो इसमें हम उनको नहीं सुन रहे, काउंसिल जो है वो विड्रॉ कर चुके हैं उनके बिहाफ पे वकालतनामा, तो उसके लिए अलग उन्होंने कहा कि अप्रोप्रिएट फोरम या जो कुछ भी नई पिटीशन होगी, तो उसके ऊपर तो कोई जजमेंट नहीं आई है, वो मामला रह गया। अब रह गया मामला पंजाब का। पंजाब की डेट भी उन्होंने दे दी, डेट देना और शेड्यूल और उसके ऊपर एक तरह से उसको सुपरवाइज़ करना,
मेरा ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के अंदर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन हुई है बहुत एहतराम के साथ, और ये मुनासिब नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। दूसरा आपने कहा कि अब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कोई पटिशन आएगी, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से पटिशन सुन रहे हैं कि शायद उन्होंने फ़ाइल कर रहे हैं, तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो पिटिशन आया, पिटिशन डायरेक्ट अगर इधर आई तो इधर पिटिशन आने का मकसद है, फिर वो तो इसको भी एग्जामिन कर सकते थे, इसमें भी खैबर पख्तूनख्वा वाला मामला भी एग्जामिन कर सकते थे। मैंने विड्रॉ किया था तो अगले दिन के लिए नोटिस कर देते गवर्नर को दोबारा, तो दोबारा पिटिशन यहाँ पे आना। उसके साथ उन्होंने एक और बात भी की है अप्रोप्रिएट फोरम की, तो अप्रोप्रिएट फोरम जो है फिर अगर मौजूद है और उसकी गैर मौजूदगी में डायरेक्टली इधर आना शायद मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं होगा। बहरहाल वो जब आएगी तो वो देखेंगे। तीसरी बात आपने की कि उसमें उसको कोई इंडिपेंडेंट बेंच भी सुन सकता है। देखिए इस बेंच के ऊपर जो है ना वो एतराज़ात लग चुके हैं, लग गए हैं, और इसमें अब इसकी तीन मेंबर्स हैं इसमें। अब अगर फ़र्ज़ करिए कि किसी और बेंच में जाता है और वो बेंच की जो है स्ट्रेंथ इतनी होती है, तो फिर वो जो पंजाब वाले से जो फाइंडिंग आ गई है वो किसी न किसी तरह से वो बाइंडिंग हो जाएगी। तो 3 मेंबर बेंच अगर कोई नया होता है और उसके पास चला जाता है तो और उनका व्यू कोई मुख्तलिफ होता है तो वो फिर किसी लार्जर बेंच के लिए कहेंगे। इस मामले को रिज़ॉल्व हो जाना चाहिए था और बहुत आसानी से रिज़ॉल्व हो जाता। मैं अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि इस सूरत हाल में मैं होता तो मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त के साथ जो है ना इस मामले से वो निकलना जो है आसान होता कि मैं फुल कोर्ट बना लेता। अब चीफ जस्टिस साहब की मर्ज़ी है कि उन्होंने बावजूद मुतालबे के फुल कोर्ट नहीं बनाई। इससे बड़ा मामला कौम के लिए और क्या हो सकता था, और इससे ज़्यादा तकसीम मुल्क को कौम में क्या हो सकती है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी बज़ाते ख़ुद तकसीम है। तो ये बहुत बुरा हुआ है जो ये बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि जी वो इंसाफ का बोलबाला हो गया, यकीनन हुआ होगा इंसाफ का बोलबाला, मगर इसके नतीजे में जो प्रॉब्लम बढ़ेंगे, जो मुल्क कौम में मज़ीद तकसीम आएगी, शायद उसको हम अफोर्ड ना कर पाएँ। तीसरी बात आपने की कि इसमें क्या मूड है पार्लियामान का। पार्लियामान जो है वो बहुत जो है वो मेरा ख़्याल है सर्द गर्म बैठी हुई है, और उसके मेंबर्स जो है ना वो जो अच्छा नहीं सोच रहे, और वो कल भी उसके बाद बड़ी हीटेड डिबेट्स होंगी। सेनेट परसों है, उसमें भी इसी तरह से होगा, और फिर अगेन जो है ना ये मुल्क के लिए सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा। दस्तूरी इदारे वर्सेस दस्तूरी इदारे, और अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे भी, इस कौम पे भी। अगर हमको कोई इकट्ठे बैठने का कोई शऊर आ जाए तो शायद कोई अच्छाई की तरफ हम सफ़र शुरू कर सकें। ठीक हो गया। साथ बैठने के लिए वाज़ेह तौर पर इमरान खान तो तैयार नजर आ रहे हैं, फ्लेक्सिबल भी नजर आ रहे हैं। निहाल हाशमी साहब जरा फरमा दीजिएगा कि मामला ये है कि तहरीक इंसाफ को अगर रिलीफ मिल रहा है और अगर इंसाफ उनके कटहरे में इस वक्त बड़ा सुरखरू हो रहा है, चीफ जस्टिस साहब ने भी ये फैसला दे दिया, इनकी हस्ब मंशा फैसला है। अब ये सही फैसला है, अक़लियती फैसला है, अक्सरियती फैसला है, इस पर मैं ओपिनियन नहीं देती, लेकिन आप फरमा दीजिएगा कि हुकूमत की जो जारहाना पोजीशन है इस वक्त वो कंटेम्प्ट की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि फवाद चौधरी साहब तो उनकी तो ख्वाहिश यही है कि वो जिस तरह से भेज दें शहबाज शरीफ साहब को घर, जिस तरह से उन्होंने और 2 प्राइम मिनिस्टर्स को कह रहे थे कि भेज चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा ये भी कह रहे थे आज के मरियम नवाज तो ये चाहती हैं कि उनको इस वक्त हटाया दिया जाए रास्ते से, ताकि उनके जो वालिद साहब हैं उनके रास्ता साफ हो जाए। जी सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सना, मैं उस वाली बात से इत्तफाक करता हूँ कामरान साहब के कि फुल बेंच होना चाहिए था, मगर कुर्बान जाऊँ कि इतनी बेजिगरी से एक बकौल कादी फाइज ईसा के ये बेंच गैर आइनी और गैर कानूनी है। एक गैर आइनी गैर कानूनी बेंच क्या बेजिगरी से उन्होंने कहा कि हमारी तनख्वाहें डिडक्ट कर लें अगर आपको फ़ंड कम हो रहा है। मैंने इतनी मोहब्बत का इजहार किया, और फिर उन्होंने कहा कि आप पर फिर भी आपको शक है तो हम इलेक्शन कमीशन का पावर जो है वो हम अज्यूम कर लेते हैं, और निगरां जज, जैसे नवाज शरीफ में जिन साहब को निगरां जज बनाया गया था और जाली अकामा में, एक्सपायर्ड अकामा में जिसका जिक्र भी नहीं था उस पिटीशन में, आपने फारिग कर दिया। तो बात सारी ये, अब वक्त आ गया है कि जो हमारा तो एहतसाब हो रहा है, हमें नाहल भी किया जा रहा है, जेल भी भेजा जा रहा है, वजारतों से भी हटाया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है इसको निकाल दो आप, नहीं जी प्राइम मिनिस्टर की जो बात है वो नहीं होगी, पूरी कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए। तो
तो कलेक्टिव डिसीजन आपके अपने अंदर भी होना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि उसका एहतसाब होना चाहिए। जिसने मुशर्रफ को कहा था कि आप आइन में अमेंडमेंट कर लें, अब एहतसाब होना चाहिए जो डैम फंड लेके बैठ गए थे, जिन्होंने महमूद भट्टी जैसे लोगों के पासपोर्ट, फ्रेंच पासपोर्ट सीज कर लिया था। अब हिसाब होना चाहिए उन सारी चीज़ों का। देखिए पाकिस्तान तब आगे बढ़ेगा, कोई मुकद्दस गाय नहीं है, कोई अंबिया नहीं है कि आप उन पर तनकीद नहीं कर सकते। आप पूरी दुनिया पे तनकीद करें, आप सियासतदानों को बोलें कि वो जेल जाते हैं और फिर आके तकरीर करते हैं। आप जेल भिजवाने में सहूलतकारी करते हैं मासूम लोगों को, और जो असल क्रिमिनल्स हैं वो एट लार्ज होते हैं। तो बात सारी, अब वक्त आ गया है जो अपोजिशन जो स्टांस ले रही है वो अपनी जगह, पार्लियामेंट ने भी एक मोर्चा बना लिया, गवर्नमेंट भी इसमें हो कि एनफ इज़ एनफ, हम नाहल भी हो जाए। और ये साजिश है। मैं क्यों कह रहा हूँ, सीपैक को अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल बाद सीपैक रुका है, क्या इस पर कभी सो मोटो लिया गया? 184(3) पे नहीं लिया गया। हमारे खारजा पॉलिसी तबाह हो गया, उस पर सो मोटो लिया गया नहीं। और फिर इमरान खान के खिलाफ आपने कंटेम्प्ट लगाया था 25वें वाला, नहीं लगाया। तो फिर हमारी गर्दनें बहुत पतली हैं, तो हम सारों की गर्दन, आप क्या चाहते हैं कि आप जो है अपने जेब से पैसा खर्च के इलेक्शन भी कराएंगे, हमारी गर्दन भी दबोच देंगे, हमें गैर आइनी भी बना देंगे। और ये जो आपके बाकी ब्रदर मुंसिफ बैठे हुए हैं जो ऑर्डर पे ऑर्डर, और उनकी तौहीन कर रहे हैं आप एक रजिस्ट्रार के जरिए, सर्कुलर के जरिए, आप उनकी तौहीन तो पहले करना बंद करें। अपने घर में तो इंसाफ दें, जहाँ पे 5वें और 4ठे नंबर, और ये सही बात हुई थी कि जो लोग नीचे से जाते हैं वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो बात सारी है कि सबसे पहले इनका शुरू हो जाए एट देयर होम कि जनाब आप सारे ब्रदर जजेस को बुला के पूछें कि जनाब क्या करना है। आप छोड़ दें, 3 आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट 17 के रुकन के जो मेंबर होते हैं उनको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है जहाँ पे इंसाफ होता हुआ नज़र आए। यहाँ पे इंसाफ होता हुआ तो नज़र नहीं आता है। आप यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन को बुरा भला कहें, आप हर लोगों को बुरा भला कहें, हर इदारों पे आप डिक्टेट करें। आपने खुद कह दिया जी कि नेवी के लोग आ जाएं, एयरफोर्स के लोग आ जाएं, कहाँ से आ जाएं? क्या आपका डोमेन है इलेक्शन कराना? नहीं है। और फिर आप 90 दिन में तो इलेक्शन करा भी नहीं रहे। अब तो इलेक्शन चला गया 90 दिन से आगे, 140-50 दिन के ऊपर। तो यहाँ पे आइन की पामाली नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो अब ये कौम को समझने की ज़रूरत है कि अपने जेब से जो लोग दे करके इलेक्शन कराना चाहते हैं, दूसरे का हाथ बंद करना चाहते हैं, और कहते हैं वो मामूली आदमी नहीं है, ही इज़ नॉट ए कॉमन मैन। तो कौन सा आदमी भाई? अंबिया है क्या? क्या आसमान से उतरा था? क्या सहीफे उतरे थे उसके ऊपर? वो कहते हैं मामूली आदमी नहीं है। ये कमेंट्स कर, अच्छा हम मामूली हैं, बाकी जितने जेल गए, क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो मामूली आदमी था? बेनज़ीर मामूली आदमी थे, नवाज शरीफ मामूली आदमी थे, मरियम नवाज मामूली आदमी है, शहबाज शरीफ मामूली है, कामरान मुर्तज़ा मामूली है, इमरान खान मामूली आदमी नहीं। किस आइन, किस कानून के तनाज़ुर में लिखा गया है नो वन इज अबव द लॉ? आर्टिकल 25 क्या कहते हैं? एवरी वन इज इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ। तो आप अपने तरह से इंटरप्रिटेशन करेंगे तो फिर हाँ, फिर केपी में भी आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? अच्छा फिर करेंगे क्या? कल एक और करारदाद आएगी। निहाल साहब क्या ऑप्शंस क्या है? आप भी वकील हैं, आप मुझे बताते हैं ऑप्शंस क्या है हुकूमत के पास? हुकूमत अगर नहीं करती तो कंटेम्प्ट लग सकता है, और अगर अमल दरामद नहीं होता तो फिर क्या होगा? ये सिर्फ बुनियादी तौर पर करारदादें आने से तो मामला नहीं बेहतर होता ना। अब तो मरियम नवाज शरीफ ने भी कह दिया कि लगा दे कंटेम्प्ट, भेज दे जेल। अगर आपकी मंशा यही है तो भेज दे जेल। आपने कंटेम्प्ट लगा के इमरान को क्यों नहीं जेल भेजा था जब वो वजीर, जब वो आइन कानून की पादाश नहीं कर रहा था, और वो जो इंग्लैंड से पैसा, जब वो हीरे ले रहा था, जौहरात ले रहा था, आप उस वक्त कंटेम्प्ट नहीं लगा रहे थे? जब बनी गाला को वो रेगुलाइज कर रहा था उस वक्त आप कंटेम्प्ट नहीं लगा रहे थे? जब वो उसके करप्शन के सारे दास्तान सामने आ रहे थे, अब आपको कंटेम्प्ट नजर आता है? तो देखिए ये कंटेम्प्ट का मामला नहीं, एक सियासी मामला है। आप अदालत में बैठ के सियासत नहीं कर सकते। सियासत करने की जगह पार्लियामेंट है, अदालत में इंसाफ किया जाता है। लोग 10 साल से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे फैसले हों, मगर आज देखिए आपने, आपके माशाल्लाह कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान 140वें नंबर पे आ गया है। मैंने क्या, एक हमारे पास सच बोलना छोड़ दें हम, अल्लाह ने हमें कहा साउंड वेरी फेमिलियर। ये मुझे याद है कि किस वक्त किसने कहा था। चले मुझे एक मिनट मुझे कामरान साहब को इंक्लूड कर दें। कामरान साहब जरा फरमा दीजिएगा, क्योंकि ये 10 तारीख तक हमें फंड्स एलोकेट करने हैं, हुकूमत को एलोकेट करने हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को देने हैं, फिर 20 तारीख को लिस्ट चाहिए सिक्योरिटी पर्सनल के हवाले से, डिटेल्स चाहिए चीफ जस्टिस साहब को। तो ये सब होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? ये जो 15 दिन है ये तो मुझे नहीं लगता कि इसमें होगा।
और अगर नहीं होगा तो आपके नजदीक क्या होगा? क्योंकि मरियम साहब तो कह रही हैं डाल दो हमें जेल में, तो फिर ये नाअहल होके एक तीसरा वजीर आजम भी घर जाने के मूड में नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, यहाँ से जो ना पता चलेगा कि अब आगे क्या हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो चीज़ें, जिसको मैं कह रहा था कि ये मेरे ख्याल के अंदर ये एक्सीड किया उन्होंने जुरिसडिक्शन में इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने आलमोस्ट हर चीज़ का शेड्यूल भी दे दिया, इस तारीख को ये होगा, इस तारीख को ये होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर आपने हमें बताना है, ये सारा कुछ। और ये कदम कदम पे ये जो चेक्स हैं, एंड वेलकम बैक। जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। हुकूमत के पास 10 तारीख तक का वक्त है। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पैसे जारी करने हैं, 20 तारीख तक सिक्योरिटी डिटेल्स देनी है। चीफ जस्टिस साहब हर चीज़ को सुपरवाइज कर रहे हैं। ये अब इनका दायरा कार है या नहीं, अब इस पार्लियामेंट ने कल एक और करारदाद लानी है और पिक्चर अभी मजीद बाकी है। और हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, कितनी ड्रामा होगा, कितनी कॉमेडी होगी और कितनी ट्रेजेडी होगी, ऑफ कोर्स दैट रिमेन्स टू बी सीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे, वी विल सी यू टुमारो।